नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। हाल ही में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को पाकिस्तान की एजेंसीज ने किडनैप किया, टॉर्चर किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये घटना हमें देखनी है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, वो कौन से कन्वेंशंस हैं या कौन से कानून हैं जो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है, पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को क्यों करता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है 15 जून 2020 का, जब भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को किडनैप किया गया और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और जैसा कि दुनिया के हर देश के कैपिटल में होता है, अन्य देशों के दूतावास यहाँ पर स्थित हैं। अब देखिए, एक फ़र्क याद रखिएगा हाई कमीशन और एम्बेसी में। तो हाई कमीशन उन देशों के होते हैं जो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। तो जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो इन दोनों देशों की राजधानियों में एक दूसरे के हाई कमीशन होंगे और जो हाईएस्ट ऑफिसर होगा उसे कहा जाता है हाई कमिश्नर। तो हिंदी में इसे हम कहते हैं उच्चायोग और उच्चायुक्त। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भारत की एम्बेसी होगी और वहां पर जो हाईएस्ट ऑफिसर है ही विल बी कॉल्ड एम्बेसडर। तो दूतावास और राजदूत, ये टर्मिनोलॉजी फॉलो करी जाती है। तो इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों राजधानियों में भारत और पाकिस्तान के हाई कमीशन स्थित हैं। 15 जून 2020 को भारत के इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के 2 कर्मचारी जो ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, वो गायब पाए गए। किसी काम से वो सुबह 8 बजे बाहर निकले थे और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। ये दोनों ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के कर्मचारी हैं जो भारत से डेप्यूटेशन पर गए थे इंडियन हाई कमीशन में। जब ये दोनों बाहर गए और वापस लौटकर नहीं आए तो इनकी खोजबीन शुरू करी गई, लेकिन तब तक दिन में ये न्यूज़ आने लग गई पाकिस्तान की मीडिया में कि भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को पाकिस्तान की एजेंसीज ने डिटेन किया है क्योंकि ये एक रोड एक्सीडेंट में शामिल थे। अब एग्जैक्टली कौन सी एजेंसी ने डिटेन किया था इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। जैसे ही इनके अरेस्ट की न्यूज़ सामने आई, भारत की सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तान सरकार के सामने कंप्लेंट लॉन्च करी। भारत में जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग है, वहाँ से उच्चायुक्त को तलब किया गया, बुलाया गया और उनसे ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करी गई। शाम होते होते इन दोनों व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था, दोनों कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। पूरे 10 घंटे कस्टडी में रखने के बाद इन्हें शाम को पुलिस के द्वारा रिहा किया गया और पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है क्योंकि पुलिस का कहना है कि इनके पास फेक करेंसी नोट थे, नकली नोट के साथ ये अरेस्ट किए गए थे। जबकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये स्टेटमेंट दे रहा था उस दिन कि ये रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे, इसीलिए इन्हें डिटेन किया गया था। अब मुझे नहीं पता कि कौन से एक्सीडेंट में 10 घंटे पुलिस किसी को थाने में बिठा के रखती है, बट पाकिस्तान की खुद की 2 एजेंसीज के द्वारा अपोजिंग स्टेटमेंट्स देना इस बात को साबित करता है कि मामला कुछ और था। अब भारत या फिर कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में यही करता है नॉर्मली कि सामने वाले देश के एम्बेसडर को या फिर उच्चायुक्त को बुलाया जाता है, तलब किया जाता है। तो ये है पाकिस्तान के एक्टिंग हाई कमिश्नर इन इंडिया हैदर अली। ये जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। इन्हें तलब किया गया था 15 जून को। तो ही इज़ द चार्ज डी अफेयर्स। चार्ज डी अफेयर्स कुछ नहीं होता, अगर टेम्परेरीली कोई एज अ हाई कमिश्नर एक्ट कर रहा होता है तो उसे चार्ज डी अफेयर्स कह देते हैं। तो इंडिया का ऑफिशियल एक्शन ये रहा कि हमने पाकिस्तानी एनवॉय को यानी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तुरंत बुलाया और उनसे कहा कि इस तरह का बर्ताव नहीं सहा जाएगा और जल्द से जल्द इन दोनों कर्मचारियों को रिहा किया जाए। तो शाम तक ये कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, डिटेल्ड स्टेटमेंट है। उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इस स्टेटमेंट में यह लिखा गया है कि भारतीय उच्चायोग के 2 ऑफिशियल्स को फोर्सिबली अबडक्ट किया गया, यानी कि उन्हें किडनैप किया गया 15 जून को और 10 घंटे तक इन्हें इल्लीगल कस्टडी में रखा गया। इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, फिर भी इन्हें अरेस्ट किया गया था। इन्हें तभी रिहा किया गया जब भारत की ओर से विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने काफ़ी सख्त चेतावनी दी या फिर कुछ कदम उठाए, तब जाकर इन्हें रिलीज़ किया गया। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें अरेस्ट करके कुछ घंटे में रिहा कर दिया गया हो। और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है भारत की तरफ से कि ये दोनों जब वापस आए तो इनके शरीर पर फिजिकल असॉल्ट और टॉर्चर के निशान थे। इसका मतलब है कि उनके साथ जो इंट्रोगेशन हुई है 10 घंटे में, उस 10 घंटे की इंट्रोगेशन में इन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया है और ये असॉल्ट के कारण इन्हें बहुत चोटें आई है, ग्रीवियस इंजरीज हैं। और इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि इन्हें वीडियो कैमरा के सामने
ये स्टेटमेंट दिलवाया गया ज़बरदस्ती कि हम यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं। कुल मिलाकर गलत आरोप जो है वो स्वीकारने के लिए इन्हें मजबूर किया गया। साथ ही साथ ये जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, जिसके ऊपर वो एक्सीडेंट वाली कहानी बनाई गई थी, उसे जानबूझकर डैमेज किया गया है। इट वॉज एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आगे ये भी कहता है कि ये सारे एक्शंस पाकिस्तान की ओर से वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अगेंस्ट हैं। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन हुआ था 1992 में, दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर पर्सनल इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के उच्चायुक्त के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसको लेकर हमने भी, दोनों देशों ने भी आपस में एक समझौता किया था। और उसके अलावा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन तो ये है ही। आइए अब इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और वियना कन्वेंशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। डिप्लोमैट कौन होता है? डिप्लोमैट केवल ऐसा नहीं है कि एम्बेसडर या फिर राजदूत है या फिर हाई कमिश्नर है, नहीं। पूरी एम्बेसी में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके परिवार हैं, वो सभी डिप्लोमैटिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। वो सभी भारत की ओर से डिप्लोमैट्स हैं अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन। तो 1961 में सभी देश इकट्ठा हुए और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि साइन करी गई, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस। इसे VCDR भी कहा जाता है एब्रीविएट करके। तो इस वियना कन्वेंशन में यह कहा गया कि एक दूसरे के देश में जो डिप्लोमैट्स काम करते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि अगर भारत के डिप्लोमैट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जब मर्जी हो उन्हें अरेस्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। चाहे दोनों देशों के बीच में युद्ध भी छिड़ जाए तो भी डिप्लोमैट्स के जो अधिकार हैं वो हमेशा बने रहेंगे और उनके पास इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का मतलब कि अगर कल को वो किसी क्राइम में भी लिप्त पाए गए तो पाकिस्तान की पुलिस उन्हें अरेस्ट करके प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, पाकिस्तान की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। ऐसा हर देश में होता है, भारत में भी सेम कंडीशंस है। अगर पाकिस्तान का कोई डिप्लोमैट यहां पर मान लो कि कार एक्सीडेंट कर देता है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके खिलाफ मामला भारत में नहीं चलेगा। चल सकता है, उसके कुछ बहुत पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तब चल सकता है जब पाकिस्तान अपनी ओर से अनुमति दे दे कि हाँ हम आपको वियना कन्वेंशन से छूट देते हैं, आप इस डिप्लोमैट को अरेस्ट कर लो, इसके खिलाफ केस चला लो भारत में। केवल ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपका खुद का देश परमिशन दे दे तभी केस चलाया जा सकता है। और नॉर्मली 99.9% केसेस में इस तरह की परमिशन कोई कंट्री नहीं देता है। तो ये वियना कन्वेंशंस दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं। 192 कंट्रीज ने इस पर साइन किया हुआ है और इसी के तहत सभी देश एक दूसरे के डिप्लोमैट्स को पूरा प्रोटेक्शन और पूरा प्रिविलेज देते हैं। और इसी के कारण डिप्लोमैट्स बिना किसी डर के, बिना किसी थ्रेट के अपना काम कर सकते हैं। वरना भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिश्ते जिनके अच्छे नहीं रहते हैं, वहां पर डिप्लोमैट्स का काम करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो डिप्लोमैट्स को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है इस वियना कन्वेंशन के तहत। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और सभी देशों से उम्मीद करी जाती है कि वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की हमेशा पालना करेंगे, डिप्लोमैट्स को पूरा सम्मान देंगे, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन कभी कभी डिप्लोमैट्स इस तरह के काम कर जाते हैं या फिर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जो होस्ट कंट्री को बिल्कुल नागवार गुजरे, होस्ट कंट्री में उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। तो ऐसे में होस्ट कंट्री क्या करता है, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन वो उस डिप्लोमैट को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस देश में अब वेलकम नहीं हो, यू आर पर्सोना नॉन ग्रेटा। और इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होगी। आमतौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे डिप्लोमैट्स को 24 या 48 घंटे दिए जाते हैं देश छोड़कर वापस जाने के लिए। तो जैसे अभी ये जो पाकिस्तान में अरेस्ट किए गए थे दोनों ड्राइवर्स, इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाएगा। तो इन्हें तुरंत इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है वहां से अपनी ड्यूटी छोड़कर फिर से भारत आना पड़ेगा। भारत उन्हें वहां पर ड्यूटी पर नहीं रख सकता। कुछ साल पहले नई दिल्ली में भी एक ऐसा केस हुआ था जब सऊदी अरब के एक डिप्लोमैट के खिलाफ उसी की नौकरानी ने आरोप लगाए थे मारपीट के, फिजिकल असॉल्ट के। तो भारत ने भी ये कहा था कि हम या तो इन्हें अरेस्ट करेंगे या फिर इन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करेंगे। तो जनरली ये होता है कि होस्ट कंट्री उन्हें तुरंत वापस बुला लेता है, अगले ही दिन उन्हें अपने गृह देश बुला लिया जाता है। या फिर अगर गृह देश वापस नहीं बुलाते तो पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दो तो बुलाना ही पड़ेगा। जनवरी 2020 में भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला था जब यूके के राजदूत को ईरान ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया, क्योंकि यूके के राजदूत ने एक रैली में हिस्सा ले लिया था वहां पर और इसीलिए इन्हें तुरंत ईरान छोड़कर जाना पड़ा और उसकी जगह दूसरा एम्बेसडर भेजा गया। इन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर आमतौर पर जितने भी डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, उनके परिवारों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की होती है। तो अगर अफगानिस्तान की भारत में एम्बेसी है तो वहां पर जो भी काम कर रहा है अफगानिस्तान के एम्बेसडर, उनका परिवार, उनका स्टाफ, उन स्टाफ के परिवार और साथ ही साथ वो एम्बेसी की बिल्डिंग,
उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय एजेंसीज की, यानी कि दिल्ली पुलिस या फिर जो भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां अफगानिस्तान एम्बेसी और उनका स्टाफ सुरक्षित रखे। तो ये वियना कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है और इसी के तहत पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी थी कि जो भारत के हाई कमीशन के स्टाफ हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे देश जहां पर आपस में कुछ ना कुछ तकरार चलती रहती है, ऐसे देशों में आपस में सर्वेलेंस रखी जाती है, निगरानी रखी जाती है कॉन्सुलेट और हाई कमीशन के स्टाफ की कि कहीं ये जासूसी में तो लिप्त नहीं है। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं होता है बट इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट कि एम्बेसी में काम करने वाले स्टाफ में से ही कुछ लोग जासूसी करते हैं। डेफिनेटली वो करना ही पड़ता है, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। तो हर देश ये काम करता है, भारत भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। तो अगर पाकिस्तान की एम्बेसी में हमारे 200 लोग या 300 लोग काम कर रहे होते हैं तो उनमें से 2-4 डेफिनेटली इंटेलिजेंस गैदरिंग के काम में लगे होते हैं। तो ये सर्वेलेंस रखी जाती है पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा कि वो 3-4 लोग कौन हैं। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हमेशा जब भी वो बाहर जाते हैं उनकी गाड़ियों का पीछा किया जाता है और ये सर्वेलेंस पाकिस्तान कभी कभी बढ़ा देता है, भारत भी करता है, भारत भी इस तरह से पीछा करता है। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 3 महीनों में ये गतिविधि बहुत एग्रेसिवली बढ़ा दी है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें हमारे एक टॉप डिप्लोमेट की गाड़ी को कुछ बाइक वाले उनका पीछा कर रहे थे इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान को ऑफिशियली भारत ने एक नोटिस दिया था, कहा था कि देखो इतनी बार ये एग्रेसिवली टेलिंग करी जा चुकी है। 13 इंस्टेंसेस ऐसे केवल मार्च के महीने में थे। इधर नई दिल्ली में भारत ने भी पाकिस्तान के उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को अरेस्ट किया था। ऐसा कहा कि ये जासूसी कर रहे थे और इन्हें अरेस्ट किया गया है। ये दोनों वीज़ा सेक्शन में काम करते थे पाकिस्तानी हाई कमीशन के, और दिल्ली पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया ये कहते हुए कि ये कुछ सिक्योरिटी या फिर जो मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास फेक आधार कार्ड भी पाए गए। तो ये घटना है 1 जून की। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रीसेंट 15 जून वाली घटना है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, ये इसी घटना के रिएक्शन में हुआ है। जो भारत ने 2 जनों को अरेस्ट किया तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी उन्हें अरेस्ट किया। हालांकि भारत के कर्मचारियों पर पाकिस्तान ने डायरेक्टली जासूसी करने का आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं होगा तो इसीलिए उन्होंने फेक करेंसी और ये एक्सीडेंट की कहानी बना दी है। तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी लो लेवल पर हैं, दे आर एट ए लो पॉइंट। जब से हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के तहत हटाया है तभी से ये स्थिति बनी हुई है। और आप देखिए कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान भी LOC पर शांति नहीं बनी हुई है। कल की घटना है कि राजौरी सेक्टर में LOC पर सीज फायर को तोड़ा गया है और कंटिन्यूसली शेलिंग हुई है पूरे दिन इन द सुंदरबनी सेक्टर। इस गोलीबारी को ऐसे भी देखा जा सकता है कि भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रही हैं उसके मद्देनज़र पाकिस्तान दूसरी तरफ यानी कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर भी प्रेशर बढ़ाना चाहता है भारत पर, तो शायद इसीलिए भी शेलिंग बढ़ा दी गई है, सीज फायर को तोड़ा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।